Hello friends, welcome to Study Spark YouTube family. Today we are going to start liquid waste management and solid waste management MCQ. MCQ के सीरीज में ये थर्ड है हमारा और इसमें हम कुछ कॉन्सेप्ट भी डील करेंगे, साथ ही साथ क्वेश्चंस भी डील करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करने से पहले हम बात करेंगे कुछ लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की, जैसे कि वाटर का वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं हम लोग। देखते होंगे सीरीज में जो वाटर के मैनेजमेंट के लिए, कचरे के मैनेजमेंट के लिए कुछ पाइप यूज होते हैं, उसमें लोहे का पाइप भी यूज होता है, जैसे कि रॉट आयरन या कास्ट आयरन। तो इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है? कौन सा आयरन जो होता है वो काफी ड्यूरेबल होता है या फिर वेस्टेज के लिए वो बढ़िया होता है? हिंदी में अगर बात करें तो जो ढलवा लोहा होता है, कास्ट आयरन की बात कर रहे हैं, वहीं पे रॉट आयरन की बात कर रहे हैं जो तांड है, मतलब पिटवा लोहा होता है ना। दोनों लोहा में से कौन सा बेस्ट होता है वाटर वेस्ट मैनेजमेंट में, वो हम जानते हैं। अगर आपसे ये पूछ दिया जाएगा कि किस लोहे का, किस आयरन का उपयोग किया जाता है वाटर के मैनेजमेंट में, तो आपका आंसर क्या होगा? उसके कुछ क्राइटेरिया हैं, कुछ फिगर्स हैं, उसको जानते हैं। कास्ट आयरन पाइप्स, और यहां पे लिखते हैं हम रॉट आयरन पाइप्स। ठीक है, दोनों के डिफरेंसेस को जानिए। देखिए, कास्ट आयरन में क्या क्या होना चाहिए? कास्ट आयरन में जो कार्बन का कंटेंट होना चाहिए, कार्बन का कंटेंट वो होना चाहिए आपको 2.0 से लेकर 4.5। कार्बन कंटेंट जो होना चाहिए 2.0 से लेकर 4.5% तक। ओके, वही अगर रॉट आयरन की बात करें तो इसमें जो होगा कार्बन कंटेंट होगा आपको 0.25। ओके, ये लिख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। रॉट आयरन पाइप्स आर लेस ड्यूरेबल एंड देयर डिजाइन लाइफ इज अबाउट लेस देन 50 इयर्स। तो ये जो होता है कास्ट आयरन पाइप्स के अकॉर्डिंग, इसका पाइप जो होता है कम ड्यूरेबल होता है। ये जो कास्ट आयरन पाइप्स है उसका 100 ईयर लाइफ होता है, तो इसका लाइफ जो होता है वो 50 ईयर होता है, ठीक इसका आधा, है ना। देखिए फ्रेंड्स, हमारा राइटिंग थोड़ा खराब हो रहा है क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस कर रहा हूँ राइटिंग पैड पे। धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, मैं कोशिश करूंगा। चलिए फिर एक बार इसका कंपैरिजन कर लेते हैं। हमने बताया था द डिफरेंस बिटवीन द कास्ट आयरन पाइप्स एंड रॉट आयरन पाइप्स, और दोनों को अंतर करके दिखाया था कि जो कास्ट आयरन पाइप्स होता है, जो रॉट आयरन पाइप्स होता है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है। पहला हमने बोला था कि जो कास्ट आयरन पाइप्स है उसमें कार्बन कंटेंट 2.0 से लेकर 4.5% होता है। वहीं अगर रॉट आयरन पाइप्स की बात करें तो इसमें कार्बन कंटेंट 0.25% होता है। तो सोच लीजिए कि रॉट आयरन कास्ट आयरन से कम है क्योंकि कार्बन कम होता है उसमें। तो बढ़िया कौन सा हो जाएगा? कास्ट आयरन पाइप्स। नेक्स्ट कहता है इट इज स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन बट वीक इन टेंशन एंड बेंडिंग। तो ये जो होता है ये संपीड़न में प्रबल होते हैं लेकिन तनाव और बंकन में कमजोर होते हैं, है ना। हिंदी थोड़ा क्लिष्ट है। रॉट आयरन पाइप्स की बात करें तो हमने कहा था रॉट आयरन हाई इन इलास्टिसिटी एंड इन टेंसिल स्ट्रेंथ, यानी कि तांड लोहा जो होता है ये प्रत्यास्थता यानी कि तनाव और इसका तनन क्षमता में उच्च होता है, मतलब ये इलास्टिक होता है, इसको अगर खींचा जाए तो ये इसको बनाया जाता है, लचीला होता है, ठीक है, तन्य होता है, ऐसे बोल सकते हैं। इट कैन बी हार्डनेड बाय हीटिंग एंड सडन कूलिंग। इसे तापन और अचानक ठंडा करके सख्त किया जा सकता है, यानी कि तुरंत गर्म करके और तुरंत ही क्या है इसको ठंडा करके मजबूत बनाया जा सकता है, हार्ड किया जा सकता है। बट रॉट आयरन पाइप्स की क्या विशेषता है? इट कैन नॉट बी हार्डनेड एंड टेम्परिंग या टेम्पर्ड, तो इसे सख्त या संतुलित नहीं किया जा सकता था। कास्ट आयरन में कास्ट आयरन पाइप्स आर नॉर्मली मेड फ्रॉम 5 सेंटीमीटर टू 120 सेंटीमीटर इन डायमीटर। ढलवा लोहे के पाइप आमतौर पर 5 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर व्यास के होते हैं। वहीं अगर रॉट आयरन पाइप्स की बात करें तो रॉट आयरन पाइप्स आर मेड फ्रॉम 12 mm टू 15 mm इन डायमीटर। ओके, तांडे लोहे के पाइप जो होते हैं 12 mm से 15 सेंटीमीटर व्यास के बने होते हैं। कास्ट आयरन पाइप्स आर ड्यूरेबल एंड कैन लास्ट अप टू 100 ईयर्स। तो ढलवा लोहा जो होता है उसका पाइप टिकाऊ होता है और 100 साल तक चल सकते हैं। वहीं अगर बात करें रॉट आयरन पाइप्स की तो रॉट आयरन पाइप्स आर लेस ड्यूरेबल एंड देयर डिलाइट लाइफ इज अबाउट लेस देन 50 ईयर्स। और जो ये तांड लोहे होते हैं, तांड लोहे, इनके पाइप कम टिकाऊ होते हैं और इनका डिजाइन जीवन काल जो होता है वो 50 साल होता है। इट मीन्स कि अगर क्वेश्चन आपसे यह पूछ ले कि अच्छा हमको बताइए कि जो जल आपूर्ति पाइप में तान्य लोहा है यानी कि रॉट आयरन है और जो ढलवा लोहा है, जो कास्ट आयरन है, उस पाइप के बीच क्या संबंध होता है,
तो आप बोलेंगे, अगर ऑप्शन दे दे आपसे कि ताने लोहे के पाइप का जीवन काल ढलवा लोहे के पाइप के जीवन काल से अधिक होता है, ऑप्शन बी अगर दे दे ढलवा लोहे के पाइप का जीवन काल ताने लोहे के पाइप का जीवन काल से अधिक होता है, तो इस दोनों में आप किसे चूज कीजिएगा? हम कहेंगे कि देखिए सर जी, जो हमारे पास जो इसका जो आयरन, कास्ट आयरन है ना, कास्ट आयरन का जो लाइफ स्टाइल होता है, कास्ट आयरन का जो लाइफ स्टाइल होता है वो ग्रेटर देन होता है किसके? वो ग्रेटर देन होता है रॉट आयरन पाइप के। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इसमें कुछ भी कर सकता है, आपको ये कह देगा कास्ट आयरन पाइप्स आर नॉर्मली मेड फ्रॉम 5 सेंटीमीटर टू 120 सेंटीमीटर इन डायमीटर लेस देन रॉट आयरन पाइप्स आर मेड फ्रॉम 12 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर इन डायमीटर। ये करेक्ट है या रॉन्ग है? तो आप बोलिएगा कि ये रॉन्ग है, ये लेस देन नहीं होता क्योंकि कास्ट आयरन ग्रेटर देन होता है हमेशा। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ग्रेटर देन। तो कास्ट आयरन बेस्ट होता है रॉट आयरन से, इतना आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब एमसीक्यू कर लेते हैं, उसके बाद फिर एक कॉन्सेप्ट करेंगे। क्वेश्चन से शुरू करते हैं। किसके द्वारा विलयन से घुला हुआ संदूषक को हटाया जाता है? देखिए यहाँ पे संदूषक कहने का अर्थ है कंटेमिनेंट। The dissolved contaminant is removed from the solution by first है neutralization, second option है precipitation, third option है sorption and fourth option है stabilization। उदासीनीकरण, वर्षा, शोखना, स्थिरीकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन। अच्छा, ये न्यूट्रलाइजेशन होता क्या है सर? तो इसको हम बताते हैं। देखिए, जो कोरोसिव नेचर के कंटामिनेंट होते हैं, कोरोसिव कहने का अर्थ है कि जो संक्षारक प्रकृति के होते हैं। आपने पढ़ा था हमारे क्लास में, हमने बताया था कोरोसिव के बारे में भी, है ना। तो जो कोरोसिव नेचर के क्या होता है, कंटामिनेंट होते हैं, क्या करते हैं? उदासीनीकरण यानी कि न्यूट्रलाइजेशन के द्वारा कंटामिनेंट की संक्षारक प्रकृति को कम करने के लिए अम्लीय या क्षारीय गुणों को न्यूट्रलाइज करते हैं, है ना। तो इसका जो अम्लीय या क्षारीय गुण है उसको क्या कहता है? न्यूट्रलाइज करता है। न्यूट्रलाइजेशन का यही काम है कि इसके किस गुण को करता है? अम्लीय एवं क्षारीय गुण को क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करेगा। प्रिसिपिटेशन की, तो प्रिसिपिटेशन का होता है वर्षा। इसके द्वारा जो विलयन होता है ना, तो विलयन से घुला हुआ कंटेमिनेंट को हटाया जाता है। ये प्रिसिपिटेशन प्रोसेस है, इसके द्वारा विलयन से घुला हुआ संदूषक को हटाया जाता है। वहीं सॉर्प्शन की बात करें तो ये जो जितने भी ठोस सोखता होता है उसकी सतह पर कंटेमिनेंट को क्या करते हैं? एडसॉर्बेंट करते हैं। एडसॉर्बेंट का मीनिंग होता है आसंजन, आसंजन करते हैं सॉर्प्शन का। सोखता आपने गांव घर में भी सुना होगा कि जो बाथरूम वगैरह का जो टैंक वगैरह बनाते हैं। सो कूलिंग टावर के प्रदर्शन का संकेत कैसे दिया जाता है? हाउ इज कूलिंग टावर परफॉर्मेंस इज इंडिकेटेड? वेट वाल्व तापमान यानी कि वेट वाल्व टेम्परेचर, ड्राई वाल्व टेम्परेचर, अप्रोच एंड फोर्थ है रेंज। वेट वाल्व तापमान, शुष्क वाल्व तापमान, दृष्टिकोण और रेंज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अप्रोच। इसको हम दृष्टिकोण भी बोल सकते हैं। कूलिंग टावर के प्रदर्शन का संकेत अप्रोच या संकेत के द्वारा दिया जाता है। ओके, अच्छा, होता क्या है? ये जो अप्रोच है वो कूलिंग टावर से छोड़ने पर पानी और परिवेश वेट वाल्व तापमान के बीच तापमान अंतर के रूप में परिभाषित किया जाता है। यदि दृष्टिकोण कम है तो प्रदर्शन अच्छा होगा। अपोजिट बात करें तो दृष्टिकोण मूल्य दर्शाता है कि कूलिंग टावर पानी को परिवेश या आसपास की हवा के गीले बल्ब के तापमान के कितने करीब ले जाता है। याद कर लीजिएगा, कूलिंग टावर के प्रदर्शन का संकेत अप्रोच यानी दृष्टिकोण के द्वारा दिया जाता है। आगे हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। कार्बनिक कंपाउंड का एरोबिक सिस्टम में क्या थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड होगा? What would be the theoretical oxygen demand of the organic compound in the aerobic system? और दे दिया है हमें C6H6O plus 7O2 minus 6CO2 plus 3H2O। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, इसका आंसर तो वैसे हो जाएगा हमारा फर्स्ट नंबर 2.38 mgO2 या ऑब्लिक mg फिनॉल। लेकिन होता क्या है? फिनॉल का मोल हमें पहले जानना होगा इसको बनाने के लिए। फिनॉल का जो मोल होता है वो होता है, इसका अनुभार जो होता है, फिनॉल मोल का जो अनुभार होता है वो है 94 ग्राम। ओके,
को क्या करते हैं हम, O2 के साथ, O2 जिसका मोल वैल्यू होता है कितना, 32 ग्राम, उसका कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, 7 होना चाहिए। फिनॉल मोल जिसका अनुभार होगा 94 ग्राम को O2 MB 32 ग्राम के का 7 होना चाहिए। तब फिनॉल का जो ऑक्सीजन डिमांड होगा, जो फिनॉल का ऑक्सीजन डिमांड होगा यहाँ पर, वो हो जाएगा 224/94। कैसे हुआ, आपने क्या किया, 32 ग्राम को 7 से मल्टीप्लाई किया, 2 7 जा 14 का 4, 7 3 जा 21 एंड 1 कितना हुआ 2, 2 हमने ले लिया। ऑब्लिक में जो मोल था हमारा 94 ये ले लिया। ये फॉर्मूला है, याद कर लिया, फिनॉल ऑक्सीजन डिमांड का। तो फिनॉल ऑक्सीजन डिमांड में हम क्या करते हैं कि फिनॉल का मोल को बट्टा में रखते हैं और जो ऑक्सीजन का मोल वैल्यू है उसका 7 गुना ऊपर में रखते हैं। हम बोल सकते हैं यहाँ पे O2 इंटू 7 बाय फिनॉल मोल वैल्यू, है ना। तो यहाँ पे 224 क्या कर दिए, 224/94। जब इसको आप तोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 2.38 mgO2 डिवाइडेड बाय mg फिनॉल, करेक्ट। इसलिए हमारा आंसर हो गया ये। तो याद कर लीजिएगा ये की आवश्यकता होती है खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए। व्हाट इज नीडेड फॉर हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच यानी कि सिस्टम दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक प्रणाली दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। अपशिष्ट उत्पादन प्रक्रिया एक जटिल है जिसमें प्रबंधन के लिए जोखिमों को कम करने, आर्थिक लागत कम करने और लाभकारी उपयोगों के लिए कचरे को रिसाइकल करने के लिए कई अवसर शामिल किए जाते हैं, इसीलिए इसको सिस्टम अप्रोच कहा जाता है। लाइक कि किस कारण खतरनाक अपशिष्ट उपचार प्रक्रिया जटिल है। एक्सप्लेन व्हाई द हजार्डस वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस इज कॉम्प्लिकेटेड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डिफरेंट कंटामिनेंट्स may be present at the hazardous waste site. Second, the method is the concentration and properties of contaminants, both first and second. None of the above. तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे लिए बोथ हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, फर्स्ट एंड सेकेंड। खतरनाक अपशिष्ट स्थल पर अलग अलग संदूषक मौजूद हो सकते हैं और संदूषकों की सांद्रता और गुण विधि ये दोनों है। संदूषक कहने का अर्थ है कंटेमिनेंट, इंग्लिश में हमने बता भी दिया है ना, कंटेमिनेंट्स ही बोलते हैं इसको, संदूषक को। तो इसका जो होता है द मेथड इज द कंसंट्रेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कंटेमिनेंट्स, ये गुण विधि है संदूषकों की सांद्रता और सांद्रता की। यहाँ जो क्वेश्चन का मेन उद्देश्य है, ये कहता है कि किस कारण खतरनाक अपशिष्ट उपचार प्रक्रिया जटिल है। ये तो हमने 2 ऑप्शंस में बता दिए। इसको और डिफाइन कर किया जा सकता है कि खतरनाक कचरे का उपचार घटकों के प्रकार और उसके जो टॉक्सिसिटी है यानी विषाक्तता है, उसके पर्यावरण के साथ उनकी आमना सामना इंटरेक्शन और इन दूषित पदार्थों के उपचार में आने वाली कठिनाइयों के कारण एक गंभीर समस्या है। क्योंकि हजार्डस वेस्ट का जब भी हम मैनेजमेंट करते हैं तो उस समय हमें कई सारी समस्याएं आती है, क्योंकि कचरे का जो प्रकार होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है। कुछ मेडिकल वेस्टेज होते हैं, कुछ केमिकल वेस्टेज होते हैं, कुछ इंडस्ट्रियल वेस्टेज भी होते हैं। तो इन सारी चीजों को हम सबको डिस्पोज करना, सबको अलग अलग डिफाइन करके फिर डिस्पोज करना सही तरीके से एक जटिल प्रक्रिया है ना। तो क्वेश्चन यही कह रहा था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 3 प्रकार के द्रवीकृत गैसीय फायर का उपयोग किस प्रकार किया जाता है। सिंगल फ्लूइडाइज्ड बेड, ड्यूअल फ्लूइडाइज्ड बेड और बबलिंग फ्लूइडाइज्ड बेड। ये नहीं होगा, ये गलत है सरासर। सीधे द्रवयुक्त बेड, दोहरी द्रवित बेड और बुलबुला द्रवित बेड, ये भी गलत है। छवित नहीं है, द्रवित बेड, दोहरी द्रवित बेड और बुलबुला द्रवित बेड ये करेक्ट है। सिंगल फ्लूइडाइज्ड बेड, ड्यूअल फ्लूइडाइज्ड बेड और स्ट्रेट फ्लूइडाइज्ड बेड ये गलत है। देखिए गैसी फायर जो होता है ना, गैसी फायर के 3 प्रकार होते हैं, ये याद कर लीजिएगा। गैसी फायर के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से। पहला होता है सर्कुलेटिंग फ्लूइडाइज्ड, हिंदी में ही लिख रहे हैं सर्कुलेटिंग फ्लूइडाइज्ड।
फ्लूइडाइज्ड। सेकेंड होता है हमारा ड्यूअल फ्लूइडाइज्ड। थर्ड होता है हमारा बबलिंग फ्लूइडाइज्ड। बबलिंग फ्लूइडाइज्ड, ये याद कर लीजिए। यहाँ पर हिंदी में लिखा गया है, लेकिन आप ये याद रखिएगा, ऑप्शन में चेंजेस है। एक्चुअली ये होना चाहिए। तीन प्रकार जो होते हैं, सर्कुलेटिंग फ्लूइडाइज्ड, ड्यूअल फ्लूइडाइज्ड एंड बबलिंग फ्लूइडाइज्ड। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 करने से पहले मैं एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहूंगा। चलिए ISO 9000 पढ़ते हैं ना, ISO वगैरह जो सर्टिफिकेशन का एक मानक है, उसी प्रकार वाटर मैनेजमेंट में क्या होता है, IS 10,500/2012 अनुसार ड्रिंकिंग वाटर जो भी है, उसमें जो अल्टरनेट सोर्स ऑफ वाटर दी परमिसिबल लिमिट है फॉर क्लोराइड एंड सल्फेट, या हम बोल सकते हैं सस्पेंडेड सॉलिड टर्बिलिटी, NDU, TCU, TON या टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स, ETC का जो लिमिट है, pH वैल्यू, अल्कलिनिटी वैल्यू, ये सब क्या है, फ्लोराइड कंटेंट, नाइट्रेट, नाइट्राइल, ये सब का जो एक लिमिट बनाया गया है, जो परमिसिबल लिमिट है, वो क्या है। IS 10,500/2012 के अकॉर्डिंग ड्रिंकिंग वाटर, जो पीने वाले पानी है, उसमें परमिसिबल लिमिट क्या है कि ये सब जो मात्राएं हैं पानी में, इस लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर बात करें क्लोराइड की, अगर क्लोराइड्स ही है पानी में, तो कितना होना चाहिए पानी में क्लोराइड्स, कितना नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ों को आज डिस्कस करते हैं हम। एक मानक तैयार किया गया है। और रिजेक्ट, अगर वो लिमिट अधिक हो जाता है तो कहते हैं परमिसिबल लिमिट इन अब्सेंस अल्टरनेट सोर्स काउज फॉर रिजेक्शन। यानी कि अगर क्लोराइड, सल्फेट्स या TCU, NTU, ये सब अगर परमिसिबल लिमिट से अधिक है, कितना अधिक होगा कि उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उस रिजेक्शन मतलब उस पानी को नकार दिया जाएगा, उस पानी को हम यूज नहीं कर सकते। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट IS 10,500/2012 से। अगर बात करें परमिसिबल लिमिट क्लोराइड एंड सल्फेट्स की, तो कहा गया है कि 1000 ppm एंड 400 ppm है। क्लोराइड का 1000 ppm तक है ना, और सल्फेट्स का 400 ppm तक है। Permissible limits in absence of alternate source that is cause of rejection for chloride and sulfates are 1000 ppm and 400 ppm respectively. ओके अच्छा, ये तो हमने सिर्फ क्लोराइड और सल्फेट की बात करी है। जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं IS 10,500/2012 के अकॉर्डिंग क्या क्या है, आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए ऊपर में लिखिए आप 10,500/2012। The permissible limits of various compounds are as। देखिए आज मेरा राइटिंग अच्छा नहीं चल रहा है क्योंकि फर्स्ट डे है और मैं राइटिंग पैड पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि गड़बड़ हो, तो उसके लिए घबराना नहीं है, धीरे धीरे सही कर लेंगे हम। तो यहाँ पे पहला लिखिएगा पैरामीटर्स, पैरामीटर्स। दूसरा लिखिएगा परमिसिबल लिमिट्स, यहाँ से लिखते हैं सिंपल लिमिट्स, आ गया देखें परमिसिबल लिमिट्स। एंड थर्ड लिखिएगा परमिसिबल लिमिट्स इन अब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स काउज फॉर रिजेक्शन। इसको ऐसे याद करने के लिए आप एक इसको कर लीजिए, इसको 2 कर लीजिए और इसको 3 कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट पेज पे जब जाएंगे तो 1 2 3 करके हम पढ़ लेंगे। पहला लिखते हैं टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स। परमिसिबल लिमिट इसका है IS 10,500/12 के अकॉर्डिंग 500। वहीं पे जो परमिसिबल लिमिट इन एब्सेंस अल्टरनेट सोर्स काउज फॉर रिजेक्शन है वो है 2000। क्वेश्चन पूछ लेगा ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो ड्रिंकिंग वाटर है वो है, उनमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं चाहे क्लोराइड हो या सल्फेट हो या आर्सेनिक हो, इन सब की लिमिट्स हैं, उन लिमिट से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर लिमिट से अधिक हो जाएगा तो रिजेक्शन हो जाएगा, वो हम यूज नहीं कर सकते। तो ये कितना होगा ये यहाँ पे हम बता रहे हैं, उसको लिखते जाइए। अब सेकेंड ऑप्शन है, सेकेंड में दिया है टर्बिडिटी, जिसे NTU भी बोलते हैं, आप लिख सकते हैं टर्बिडिटी, ब्रैकेट में लिखिए NTU। ये कितना होगा, परमिसिबल लिमिट है 1, ओनली 1, ओके।
और रिजेक्शन कितना है अगर ये 10 हो जाएगा, ये लिमिट बढ़कर। थर्ड का लिखिए, थर्ड ऑप्शन कलर, कलर हो जाएगा जिसको TCO भी बोलते हैं हम, TCO हो जाएगा आपका, जो परमिसिबल लिमिट है वो है 5 एंड रिजेक्शन का जो लिमिट है इसका है 25। चलिए नेक्स्ट पर 1500 is to 2012, पहला पैरामीटर्स का है, दूसरा हमने परमिसिबल लिमिट रखा था और तीसरा हमने रखा है काउज ऑफ रिजेक्शन परमिसिबल लिमिट का। हमने 3 तक पढ़ लिया है, अब हम 4 का करते हैं डिस्कशन। 4 नंबर में हमने टेस्ट एंड ऑर्डर की बात करते हैं, जिसे टोन बोलते हैं, टेस्ट एंड ऑर्डर जिसे हम बोलते हैं टोन। इसका लिमिट जो रखा गया है वो है 1 एंड रिजेक्शन जो है इसका वो अगर 3 हो जाता है ये बढ़कर तो ये रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगला हम पढ़ते हैं 5 नंबर, टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स। इसका परमिसिबल लिमिट है 500 एंड रिजेक्शन का लिमिट है 2000। याद रहेगा आपको। 6 नंबर, वाटर का, ड्रिंकिंग वाटर का जो अल्कैलिनिटी होगा, अल्कैलिनिटी क्षारीय जिसको बोलते हैं, अल्कैलिनिटी, इसको परमिसिबल लिमिट है 200 एंड रिजेक्शन है 600। अगर हो जाता है तो ये रिजेक्ट कर लिया जाएगा। 7 नंबर में पढ़िए, पीएच मान जो होना चाहिए ड्रिंकिंग वाटर का वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 7 से 8.5, 7 से 8.5। 8.5 तो अल्कलाइन हो गया, वो क्षारीय हो जाता है, ये चलेगा 7 to 8.5 पीएच मान चलेगा। रिजेक्ट कब हो जाएगा ड्रिंकिंग वाटर, जब 6.5 एंड ग्रेटर देन 9.2 हो जाएगा इसका पीएच मान, लेस देन 6.5 एंड ग्रेटर देन 9.2 तो इसे यूज नहीं कर सकते हम, ऐसा कहता है IS 10500 2012। हार्डनेस की बात करें, वाटर का जो हार्डनेस होगा वो कितना होगा, हार्डनेस mgl में देखिए कितना है, ये 200 है तो परमिशिबल लिमिट है, अगर यही 600 हो जाएगा तो ये रिजेक्शन हो जाएगा, इसे यूज नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट पेज पे, राइटिंग पैड फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं ना, बड़ा दिक्कत हो रहा है। 9 क्लोराइड कंटेंट, देखिए क्लोराइड, क्लोराइड कंटेंट कितना होना चाहिए, क्लोराइड कंटेंट होना चाहिए, परमिसिबल लिमिट जो हमने रखा है 250 और जो रिजेक्शन है काउज ऑफ रिजेक्शन वो है 1000। ओके, आते हैं 10 नंबर, फ्री अमोनिया, फ्री अमोनिया, इसका जो परमिसिबल लिमिट है पानी में ड्रिंकिंग वाटर में 0.15 mgl में है, ये मिलीग्राम लीटर में, इसको ब्रैकेट में देख लीजिएगा, और ये भी क्लोराइड कंटेंट जो है ये भी mgl में ही है ना, इसको देख लीजिएगा। वो 0.15 होना चाहिए, परमिसिबल है, अगर लेकिन 0.5 अगर पाया जाता है, 0.5 तो कहा है परमिसिबल, लेकिन 0.15 हो जाता है तो इसको रिजेक्ट कर देना चाहिए, यूज नहीं करना चाहिए, रिजेक्शन भी है, समझ लीजिए, लेकिन इससे कम ही रहना चाहिए। ऑर्गेनिक अमोनिया की बात करें, ये तो फ्री अमोनिया की बात करे थे हम, अब हम ऑर्गेनिक अमोनिया की बात करते हैं, जो अगर पानी में पाया गया, यहाँ पे डबल M हो जाएगा, ये mgl में ही है, तो ये होना चाहिए 0.3 और रिजेक्शन भी 0.3 अगर मिल जाता है तो उसी में रिजेक्ट भी हो जाएगा, ये परमिसिबल लिमिट है ये। नेक्स्ट है नाइट्राइट, mgl में ही है, N है, नाइट्राइट ये भी mgl में ही है, ओके, और परमिसिबल लिमिट है 0, नाइट्राइट होना ही नहीं चाहिए पानी में, अगर पाया गया तो रिजेक्शन है, 0 ही है। नाइट्रेट, वो नाइट्राइट था, ये नाइट्रेट है, mgl में ही है, तो ये 45 तक क्या है, परमिसिबल है, लेकिन 45 पाया जाता है तो रिजेक्ट हो जाएगा, ये दोनों है, तो हमेशा लेस देन ही होगा। कंटेंट ये भी mgl में ही है, ओके, तो ये एक अगर है तो ये परमिसिबल है, अगर यही हो जाता है 1.5 बढ़कर तो ये रिजेक्शन हो जाएगा, काउज ऑफ रिजेक्शन। आगे हम बढ़ते हैं 15 नंबर पे, अगर आयरन जो होता है, जो लोहा, वो 0.1 है तो परमिसिबल है वाटर में, लेकिन यही 1.0 हो जाएगा तो रिजेक्ट हो जाएगा।
रखा है, 2 नंबर को हमने परमिसिबल लिमिट रखा है और 3 नंबर हमने रिजेक्शन रखा है, कॉज ऑफ रिजेक्शन। 16वां 15 हमने कर लिया है, 16 करते हैं। सल्फेट, सल्फेट जो पानी में होना चाहिए कितना होना चाहिए? सल्फेट वो भी mg लीटर में कितना होना चाहिए? 200 तक परमिसिबल है। अगर यही 400 हो जाएगा तो ये रिजेक्शन हो जाएगा। 17 नंबर अगला है कैल्शियम। कैल्शियम है mgn लीटर में। 75 अगर है तो ये परमिसिबल है। अगर यही 200 हो जाएगा तो ये रिजेक्शन हो जाएगा। इतने पैरामीटर्स को हमने देख लिया है, इसे याद कर लीजिएगा। ओके, अब चलिए एमसीक्यू कर लेते हैं कुछ। क्वेश्चन नंबर 8, एलईडी से निकलने वाला खतरनाक प्रदूषक क्या है? व्हाट इज द डेंजरस पॉल्यूटेंट्स एमिटेड बाय एलईडी? फर्स्ट आर्सेनिक, सेकंड बोरियम, थर्ड कोबाल्ट एंड फोर्थ कैडमियम। ऑप्शन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा आर्सेनिक। क्या हो जाएगा आंसर हमारा? आर्सेनिक। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ये जो आर्सेनिक एलईडी से निकलता है, इसके साथ साथ कुछ और भी कंटेंट है, जैसे कि जो अर्धचालक है, जो डायोड है, अर्धचालक, डायोड एंड डायोड हो गया, माइक्रोवेव, उसके बाद एलईडी पे सौर सेल है, सौर सेल, सौर ऊर्जा से चलता है, ये सब आर्सेनिक छोड़ते हैं। तो याद रखिएगा, ये एनवायरनमेंट में क्या छोड़ते हैं? एनवायरनमेंट में आर्सेनिक छोड़ते हैं। अर्धचालक, डायोड, माइक्रोवेव, एलईडी, सौर सेल। SWM नियम 2016 यह निर्धारित करता है कि प्रत्येक डैश एक डेंड योजना तैयार करे और प्रत्येक राज्य एक SWM नीति, रणनीति या नीति तैयार करे। The SWM rules 2060 stipulated that each dash should prepare a DEN plan and each state shall formulate a SWM strategy or policy. ऑप्शन है MSW, ULB, SWM एंड फोर्थ है MSWM। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ULB। ULB इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब बोलिएगा सर कैसे? देखिए कि जो डेंट प्रणाली है ना, डेंट प्रणाली अपनाई जाती है ULBs में। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश जो है 1998 में, और यह SWM नियम 2016 को निर्धारित करता है कि डेंड योजना तैयार किया जाए और प्रत्येक राज्य एक SWM रणनीति और नीति तैयार करे। क्यों करे? कि जितने भी वेस्टेज हैं या जितने भी पदार्थ हैं, उस उनके अंतर्गत जो पुरुष, महिला, बच्चे इत्यादि को प्रभावित कर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहे हैं, पर्यावरण को प्रभावित कर रहे हैं, तो डेंड प्लान के अंतर्गत, डेंड योजना के अंतर्गत उसका निवारण का प्रावधान किया जाए और इसका निपटान किया जाए। कॉन्सेप्ट क्लियर? किसके द्वारा थर्मल प्रौद्योगिकी को विभेदित किया जाता है? बाय हुम इज थर्मल टेक्नोलॉजी डिफरेंशिएटेड? ग्रेड का प्रकार, ऊर्जा, रसायन, तापमान। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेड का प्रकार, फर्स्ट नंबर। थर्मल उपचार प्रौद्योगिकियों को प्रक्रिया के प्रयुक्त ग्रेड के प्रकार से विभेदित किया जाता है। खतरनाक कचरे की विस्तृत श्रृंखला को संभालने के लिए कुछ तकनीकों का विकास किया गया है, वो आपने हजार्डस वेस्ट में पढ़ा हुआ है। तो ग्रेड का प्रकार जो होता है वो थर्मल प्रौद्योगिकी को, थर्मल टेक्नोलॉजी को विभेदित करता है, डिफरेंशिएट करता है। निम्न में से क्या पॉलीथीन में दूषित पदार्थों को समाहित करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स कंटेमिनेंट्स इन पॉलीथीन? पर्म, डर्म, पोपा, टर्म। इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा एक, इसको हम बोलते हैं पर्म। जो एनर्जी डिपार्टमेंट है, एनर्जी डिपार्टमेंट के द्वारा पर्म व्यवस्था प्रारंभ की गई है। ये जितने भी भारी पदार्थ हैं, भारी धातु है, भारी पदार्थ है, पदार्थ के साथ साथ ये जो होता है रेडियो न्यूक्लाइड्स, न्यूक्लाइड्स हिंदी में लिख देते हैं रेडियो न्यूक्लाइड्स। जो रेडियो न्यूक्लाइड्स और भारी पदार्थ हैं उनका निपटान का प्रक्रिया है, जिनमें जो पॉलीथीन में दूषित पदार्थ हैं उसको समाहित करती है और भारी धातु कंटेनमेंट्स को, संदूषण को रोकती है। कॉन्सेप्ट को भी मन कर रहा है डिस्कस करने का, कर लेते हैं, उसके बाद हम अब सेशन को खत्म करेंगे। फ्रेंड्स, होता क्या है
कि जब हम वेस्ट मैनेजमेंट कर रहे होते हैं, आज हम लिक्विड और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट दोनों को मिक्सअप करके पढ़ रहे थे, उसमें क्या होता है कि आपसे जिस शहर में आप ऑफिसर हैं या फिर आपसे ये अंदाजा लगाने के लिए कहा जाएगा कि जो पुरानी और बहुत बड़ी शहर है उस जनसंख्या का अनुमान लगाने के लिए कौन से कॉन्सेप्ट का उपयोग किया जाता है, किस विधि का उपयोग पुरानी और बहुत बड़े शहर की जनसंख्या का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि जो विधि है जनसंख्या अनुमान लगाने की कौन कौन सी विधि है। 4 विधि है, ये कौन कौन से हैं इसको देखते हैं। तो 4 मेथड कौन कौन से हैं? 4 मेथड है। अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड, दूसरा है जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड, जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन मेथड, जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड या बोल सकते हैं जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन मेथड, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड एंड फोर्थ हो जाएगा लॉजिस्टिक कर्व मेथड। अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड है, इसको हिंदी में हम बोलते हैं अंकगणितीय विधि। अंकगणितीय विधि इस पद्धति में यह माना जाता है कि जनसंख्या निरंतर दर से बढ़ रही है ना, ये मतलब कंटिन्यूअस बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है। यह विधि एक बड़े और पुराने शहर के लिए महत्वपूर्ण विकास के लिए उपयुक्त है। तो जो बड़ा शहर है उसके लिए क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको डिफाइन करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम पेज पे देख लेते हैं। इन दिस मेथड assume that the population is increased at a constant rate and second कहता है this method is suitable for a large and all city with considerable development। अंकगणितीय वृद्धि विधि में इस पद्धति में यह माना जाता है कि जनसंख्या निरंतर दर से वृद्धि कर रही है, वहीं यह विधि एक बड़े और पुराने शहर के लिए महत्वपूर्ण विकास के लिए उपयुक्त है। अब सेकेंड कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। कहता है इन दिस मेथड द परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन फ्रॉम डिकेड टू डिकेड, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया देख लीजिएगा, DECADE है, डिकेड टू डिकेड इज assumed टू दो बार हो गया, टू रिमेन कांस्टेंट। This method gives higher values and hence should be applied for a young and rapidly increased city but only for a few decades। ज्यामितीय श्रेणी विधि या ज्यामितीय श्रेणी विधि में इस विधि में जनसंख्या में दशक दर साल वृद्धि को स्थिर माना जाता है। जो डिकेड टू डिकेड है ना, ये दशक दर साल वृद्धि जो है उसको हमेशा जो होता है स्थिर माना जाता है, रिमेन कांस्टेंट माना जाता है ना। वहीं बात करें सेकेंड पॉइंट की, तो ये कहता है यह विधि उच्च मान देती है और इसीलिए इसे एक नए और तेजी से बढ़ते शहर के लिए लेकिन केवल कुछ दशकों के लिए लागू किया जाना चाहिए। तो यह जो है बहुत ही हायर वैल्यू देती है और बहुत ही तेजी से वृद्धि करती है और नए शहर का निर्माण भी करती है ये, लेकिन यह जो रूल है, यह जो कॉन्सेप्ट है, ये कुछ डिकेड के लिए ही लागू किया जाना चाहिए था। अब हम लोग बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड है इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, जिसे वार्षिक वृद्धि विधि बोलते हैं। दिस मेथड इज अ मॉडिफिकेशन एंड अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड एंड इट इज सुटेबल फॉर एन एवरेज साइज टाउन अंडर द नॉर्मल कंडीशन वेयर द ग्रोथ रेट इज फाउंड टू बी इन इंक्रीज ऑर्डर। कहते हैं कि यह विधि अंकगणितीय वृद्धि विधि का एक संशोधन है, अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड है, मॉडिफिकेशन है ये अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड का, और यह समान स्थिति के तहत एक औसत आकार के शहर के लिए उपयुक्त है जहां वृद्धि दर बढ़ते क्रम में पाई जाती है। तो जो एवरेज सुटेबल फॉर एन एवरेज साइज टाउन के लिए जो वृद्धि जो होता है वो समान कंडीशन में बढ़ रहा होता है, जो ग्रोथ कर रहा होता है पॉपुलेशन का वो नॉर्मल कंडीशन में हो, यही कहना है इस कॉन्सेप्ट का। कहते हैं हम फोर्थ लॉजिस्टिक कर्व मेथड की। लॉजिस्टिक कर्व मेथड जिसे हिंदी में वृद्धि घात वक्र वृद्धि बोलते हैं। दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन द ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन ड्यू टू बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन टेक्स प्लेस अंडर नॉर्मल सिचुएशन। कहता है इस पद्धति का उपयोग तब किया जाता है जब समान स्थिति के अंतर्गत जन्म, मृत्यु और प्रवासन के कारण जनसंख्या में वृद्धि होती है। एंड इट इज नॉट सब्जेक्टेड टू एनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेंजेस लाइक एन एपिडेमिक, वॉर, अर्थक्वेक और एनी नेचुरल डिजास्टर इत्यादि। और यह किसी भी असाधारण परिवर्तन जैसे महामारी, युद्ध, भूकंप या किसी प्राकृतिक आपदा आदि के अधीन नहीं होती है। तो ये मेथड 4 मेथड थे हमने जिसको डिस्कस किया है। अब आपसे इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर आपसे क्वेश्चन यह पूछ ले निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग पुरानी और बहुत बड़े शहर की जनसंख्या का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन 1 मैथमेटिकल इंक्रीज मेथड,
दूसरा ऑप्शन दे देगा ज्यामितीय श्रेणी विधि, ज्योमेट्रिकल इंक्रीज्ड मेथड। थर्ड ऑप्शन दे देगा इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड एंड फोर्थ दे देगा लॉजिस्टिक कर्व। तो इसमें से आपका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अंकगणितीय वृद्धि अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ रखा है। पुरानी और बहुत बड़े शहर की जनसंख्या का अनुमान लगाने के लिए अंकगणितीय विधि का उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा सेशन खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को और लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे ताकि हमारे जो वीडियो अपलोड हो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। बाय बाय।